तो चलिए बच्चों, आज आपके सामने नए अंदाज में नए टॉपिक पे बात करेंगे हम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से और 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा एंट्रेंस के हिसाब से भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, कई बार फंस सकते हैं और आते भी हैं। बट मैं प्रिफर करूँगा कि 11th क्लास के बच्चे और 9th क्लास के बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा अच्छे से देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले की बात करते हैं हम। केमिकल फार्मूला मतलब आपने सुन रखा होगा कि कोई भी हमारे आसपास जो कंपाउंड बनता है वो कहीं ना कहीं एलिमेंट से बनता है, अलग अलग एलिमेंट मिल करके एक रेशियो में। आपने सुन रखा होगा कि जो कंपाउंड होता है उसमें एक सिंपल, उसका मतलब एक पर्टिकुलर रेशियो में जब हम एलिमेंट्स को मिलाते हैं तब जाके वो कंपाउंड बनता है। मतलब कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट का पर्टिकुलर रेशियो या पर्टिकुलर नंबर चाहिए। हमको ग्लूकोज बनाना है, सोडियम क्लोराइड बनाना है तो एक पर्टिकुलर अपने को नंबर चाहिए, है ना। NaCl अगर हम बनाते हैं तो NaCl तभी बनेगा जब एक Na रहेगा और एक Cl रहेगा, तभी Na बनेगा, तभी NaCl बनेगा ना। भैया क्या है, ये कॉमन सॉल्ट है, तो कॉमन सॉल्ट बनाने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर में अपने को दोनों एलिमेंट चाहिए। ऐसे केवल NaCl की बात नहीं, और भी जितने अपने आसपास में एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उन सब में भी कहानी थोड़ी सी ऐसे ही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर केमिकल फॉर्मूले की, तो केमिकल जो फॉर्मूला होता है ये दो प्रकार का होता है, बेसिकली दो प्रकार का रहेगा। एक होता है इंपेरिकल फार्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट करके पढ़ते हैं तो समझ में जल्दी आएगा, अच्छे से आएगा। देखिए इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला के लिए आप एक वर्ड यूज करिए, सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ एटम। मतलब एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर जो होता है ये हम उसको हम शो करते हैं इंपेरिकल फार्मूले के लिए। ठीक, और एग्जैक्ट फार्मूला जो होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम जो होता है, ये किसके लिए होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए होता है। एग्जाम्पल से, बड़ा इजी है, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मान के चलो मेरे को क्या करना है, ग्लूकोज का एक फार्मूला लिखना है। ग्लूकोज का फार्मूला आप में से बहुत लोग को पता होगा, तो ये होगा C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब C6H12O6 में आप ध्यान से देखो, कार्बन कितना है, 6 कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन की कार्बन हाइड्रोजन कितना है, 12 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है, तो 6 ऑक्सीजन भी है। ठीक है, हम अगर बात करें कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन का, तो देखो आप 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है, 6। यानी 6 अगर कार्बन लग रहा है, 6 कार्बन है, तो इसका जस्ट डबल हाइड्रोजन है और इसी के रेशियो में अपना ऑक्सीजन भी है। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो ये होता है C6H12O6, इसका ग्लूकोज का, है ना। इसका मतलब ये कि एक ग्लूकोज का अगर मुझे मॉलिक्यूल बनाना है तो मेरे पास कम से कम कार्बन के 6 एटम तो होने ही चाहिए, और हाइड्रोजन 12 होना ही चाहिए, और ऑक्सीजन 6 होना ही चाहिए। अगर ये इतने रेशियो में है मेरे पास तो मैं आसानी से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का तैयार कर सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो ये बैलेंस होता है, ऊपर नीचे अगर होता है, अगर ये 6 के जगह में हो जाए 10 हो जाए या 20 हो जाए, तो फिर ये काम जो है, मतलब ये अगर 10 हो जाता है मान लो, और ये 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाए, तो ये फिर हमारी कहानी जो बिगड़ जाएगी, फिर हम ग्लूकोज को पर्टिकुलर बना नहीं पाएंगे। हमको ग्लूकोज बनाना है तो हमको इसी रेशियो में चाहिए वो। ठीक है, तब आप पर्टिकुलर अमाउंट में जो ग्लूकोज है वो आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये आपका होता है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें हम क्या करते हैं कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को हम शो करते हैं किसी भी कंपाउंड के। जैसे यहाँ पर देखो C6H12O6, ठीक। ऐसे ही मान लो अपने पास H2O2 है, तो ये भी उसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन चाहिए। ठीक इस तरह से अमोनिया का ले लो, यहाँ भी वही चीज है, देखो एकदम परफेक्ट, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मिलके ही अमोनिया बनाएगा हमेशा। तो ये हमारे को एकदम फिक्स है कि यही रेशियो हमको चाहिए। ठीक है, अब बात करें अगर इंपेरिकल का, तो वो सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। जैसे देखो यहाँ एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बेंजीन का, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये C6H6 आपने सुन रखा होगा, बेंजीन का फॉर्मूला ये है ना, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब बात करें अगर इंपेरिकल फार्मूले की, तो देखो ग्लूकोज का C6H12O6 है, इसका अगर मैं रेशियो लूँ यहाँ पर, कार्बन का तो 6 है, हाइड्रोजन का 12 है, ये 6 है।
लेकिन ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। सिंपलेस्ट का मतलब होता है उनके बीच का सबसे सिंपल रेशियो, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा ना उससे सबको डिवाइड कर देंगे। सबसे छोटा क्या है अपना 6 है, सब में डिवाइड कर दिए। क्या क्या है बताओ, 1 आया, 2 आया, 1 आया। ये मेरा निकला है कार्बन का, ये मेरा निकला है हाइड्रोजन का, और ये निकला है मेरा ऑक्सीजन का रेशियो। और मैं यहां से जो बनाऊंगा वो मेरा निकलेगा इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो कैसे, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ये मेरा क्या है CH2O जो है ग्लूकोज का क्या है वो इंपेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि ये सिंपलेस्ट होल नंबर में है। इससे सिंपल हम इसको कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं क्या बताओ, नहीं कर सकते। पर रियल में एक्चुअल जो नंबर था वो तो ये था, क्या C6H12O6 था ना एक्चुअल नंबर। तो ये मॉलिक्यूलर हो गया और ये वाला इंपेरिकल हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें बेंजीन का, देखो C6H6 सिंपल की मैं बात करूं तो देखो 6 कार्बन 6 कार्बन। अब ये 6 चाहिए तो ये भी 6 चाहिए, बराबर बराबर चाहिए, यानी ये 1 तो ये भी 1 चाहिए। अगर मैं 6 से दोनों को डिवाइड भी करता हूं तो 1 ही 1 तो आएगा ना, तो ये वही चीज है। तो 1:1 ये किसका है, ये है इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। यानी अगर आप इसका लिखते हो तो C6 हो जाएगा और ये C1H1, CH मतलब बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपल CH, क्योंकि इसका सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 ही आ रहा है दोनों के लिए, कार्बन के लिए भी हाइड्रोजन के लिए भी। तो एक कार्बन लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया, बड़ा इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इतना अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, उसको भी समझ लो। पहले इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए आपने नोट कर लिया होगा, आई होप। बोलना तो मैं भूल गया, नोट कर लो करके। पर कभी भी पढ़ाने बैठता हूँ तो बच्चों आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम नोट्स वगैरह अपने बनाते रहो, तभी काम का है ये चीज़। चलिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये, जैसे मान लो मेरे पास है अमोनिया, अब मुझसे कोई बोले इसका बताओ इंपेरिकल फार्मूला और इसका बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये क्या होगा? तो याद रखना अमोनिया का इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होता है। क्यों? क्योंकि इसका ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट रेशियो में ही है। देखो अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। अब इसको मैं और सिंपल क्या करूंगा, कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, भाई होल नंबर तो रहना जरूरी है ना। अब बोलोगे सबसे छोटा जो है उसको डिवाइड कर दो दोनों से, तो भाई सबसे छोटा ये है ना, तो 1 और इसके करोगे तो ये देखो तो 1:3 ना आएगा, वही आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि हर कंपाउंड का इंपेरिकल अलग होगा, मॉलिक्यूलर अलग होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, उसको भी समझ लो। हम जितने भी आयनिक कंपाउंड लिखते हैं, याद रखना आयोनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जितना भी हम लिखते हैं तो हम इन सभी का हमेशा क्या लिखते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला ही लिखते हैं। आयनिक कंपाउंड का कभी भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिखते, उनका क्या लिखते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं। याद रखना, जैसे हमने लिखा NaCl, AlCl3, ठीक है, और लिखा हमने MgCl2, CaCl2, ये देखो KCl, NaOH, HCl, जितना भी आप लिख लो XYZ, सबका आप एक्चुअली में इंपेरिकल फॉर्मूला ही लिखते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिखते हैं किसके लिए, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। तो आपको इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है कि कोवेलेंट कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और हम उसका इंपेरिकल भी निकाल सकते हैं, कंडीशन आने पर इंपेरिकल भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कोवेलेंट कंपाउंड अपना C6H6 बेंजीन है, कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन इसका हम अगर चाहें तो इंपेरिकल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ, पता है आपको? तो 1 1 आएगा तो C और H आ जाएगा, बताया ही है ना, तो इसका निकल जाएगा। लेकिन इनका आप इंपेरिकल कैसे निकालोगे, ये तो ऑलरेडी इंपेरिकल में ही है, वो अपने सिंपलेस्ट रेशियो में ही है वो। तो याद रखना इस चीज को कि आयनिक कंपाउंड के लिए हम इंपेरिकल नहीं निकालते, क्योंकि वो ऑलरेडी इंपेरिकल में ही होता है। लेकिन कोवेलेंट के लिए इंपेरिकल निकाल सकते हैं, पर हर कोवेलेंट के लिए इंपेरिकल नहीं निकलेगा, ये भी याद रखना। तो मान लो अपने पास NH3 है, ये है कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन इसका इंपेरिकल नहीं निकलेगा, ये ऑलरेडी इंपेरिकल में ही है, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में ही है। तो इंपेरिकल किसके लिए निकलता है, पहला पॉइंट तो ये, तो निकालते किसके लिए, हम लोग कोवेलेंट के लिए निकालते हैं। क्या हर कोवेलेंट इंपेरिकल निकाल सकते हैं? तो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ कोवेलेंट का निकलता है, कुछ का वही होता है इंपेरिकल फार्मूला जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो आई होप कि आपको इतना टॉपिक क्लियर होगा। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन में आएंगे, इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं और क्या रिलेशन होता है इंपेरिकल फार्मूले और मॉलिक्यूलर फार्मूले में। चलिए फटाफट लिखिए इतने को। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करेंगे हम इंपेरिकल फार्मूले के कुछ क्वेश्चंस, और हम जानेंगे कि इंपेरिकल फार्मूले का
मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्या रिलेशन है, ठीक है, एक एक करके समझना है। क्वेश्चंस के माध्यम से डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको, ताकि मैं सीधा सीधा आपको समझा सकूं। तो चलिए देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर रखा है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो है 78 एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन आपको दिया है 92% कार्बन और 7.6% हाइड्रोजन। डिटरमाइन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा, आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि आपको परसेंटेज दे दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चन में आपको जो इसका ऑर्गेनिक का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपको दिया जाएगा और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। तो जहां पर नहीं दिया जाएगा वहां पे क्या करना है और जहां पे दिया जाएगा वहां पे क्या करना है, तो मैं इन दोनों ही बातों को आपको बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहला काम हमारा होता है, हम इस टाइप का कुछ टेबल बनाएंगे। आप लोग एक बार इस टेबल को अच्छे से देख लो, क्योंकि हर इंपेरिकल फॉर्मूले के लिए हम ये टेबल बनाएंगे ही, ठीक है। तो देखिए, पहले तो एलिमेंट, पहले टेबल में क्या लिखना है अपने को, एलिमेंट। दूसरे में लिखना है हमको परसेंटेज, जो भी हमको कंपोजिशन दिया रहेगा एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज। थर्ड में हमको लिखना है एटॉमिक मास, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास। इसके बाद हम लिखेंगे मोल ऑफ एटम, यानी उस एटम का क्या मोल होगा। तो मोल निकालना तो हमको आता ही है, क्या करते हैं, मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल रहता है वो तो निकालना। उसके बाद हम निकालेंगे मोल का रेशियो और लास्ट में होगा सिंपलेस्ट होल नंबर। ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर है ये हर बार नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चंस में आएगा, कुछ क्वेश्चंस में नहीं आएगा। कहाँ आएगा देखेंगे उसको भी। तो चलिए, सबसे पहले क्या किया देखा हमने, एलिमेंट को हमने लिख दिया, अब हमने इनका परसेंटेज लिख दिया। एटॉमिक मास लिखा, देखो कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। मोल ऑफ एटम लिखा, कैसे निकालेंगे, इसका मास इसके मोलर मास से क्या किया हमने, उसको डिवाइड कर दिया। देखो परसेंटेज यानी मास उसका और एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, तो इसका मोल आ गया 7.7। ऐसे इसको भी किया तो इसका आ गया 7.6। देखिए, मोल रेशियो निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि मोल रेशियो हम कभी भी निकालेंगे ना, तो जो सबसे छोटा वैल्यू होगा हमारा, सबसे छोटा वैल्यू, उससे हम क्या करेंगे, बाकी को ना डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है इन दोनों में, बताओ 7.6। तो इसी 7.6 से हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपना अपना मोल का जो रेशियो है वो आ जाएगा। तो इसके लिए आएगा 1.01, इसके लिए आएगा 1.01, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सेम है। एक चीज ध्यान रखना, मोल रेशियो कभी भी ना फ्रैक्शन में नहीं आएगा, मतलब पॉइंट में नहीं आएगा, हमेशा नंबर में ही आएगा। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट कुछ भी, पर पॉइंट 0 पॉइंट करके ऐसा कभी नहीं आएगा, ठीक है, और ना नेगेटिव में आता है। सिंपलेस्ट होल नंबर का यूज हम कहाँ करते हैं, देखो जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि जो ये वाली वैल्यू होती है ना, कई बार ये आती है 1.5। अब 1.5 को हमको क्या करना है, होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और याद रखना, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाले को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे ये 1.5 हो या 2 हो, याद रखना। मतलब किसी भी एक को अगर आप किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके नीचे वाले को भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, चाहे वो होल नंबर में हो या चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो होल नंबर में हो, याद रखना, ताकि हमको रेशियो भी तो मेंटेन करना है ना यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर का अगर हम यहाँ नहीं भी करते तो भी हमारा आंसर आता, पर कई बार करना पड़ता है। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, आया हमारा कार्बन के सामने 1 आया, देखो ध्यान से देखो, कार्बन के सामने क्या आया हमारा, 1 आया है ना, और हाइड्रोजन के सामने हमारा 1 आया, यानी इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा आएगा वो क्या आएगा, देखो 1C1H1, ये आ गया क्या इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, अब हमको निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, देखो हमको पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए हमको निकालनी रहेगी n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू। अब ये क्या होता है भाई, तो स्मॉल n का फॉर्मूला देखो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इंपेरिकल मास। अब मॉलिक्यूलर मास तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने ऊपर रख दिया, देखो 78 है ना। और इंपेरिकल मास हम कैसे निकालेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से निकलता है, वैसे ही इंपेरिकल मास निकलेगा इंपेरिकल फॉर्मूले से। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH, तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 13 आ गया। इसको नीचे डिवाइड कर दिए, क्या आ गया अपना 6 आ गया। अब क्या करना है, जो अपना जो स्मॉल n की वैल्यू है इसको कैसे इसको सेट करना है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है स्मॉल n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। स्मॉल n की वैल्यू हमने क्या रखा, 6 रखा, और जो इंपेरिकल फॉर्मूला था वो हमने रखा CH। तो एक एक बार क्या करोगे, नीचे में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक, C6H6, मतलब इसका अपना जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, C6H6। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और चीज ध्यान रखना, कई बार क्या होता है हमको क्वेश्चन में ना ये नहीं दिया होता, मतलब क्या, मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट हमको नहीं देता, तो ऐसे केस में हमको ना वेपर डेंसिटी देगा,
और वेपर डेंसिटी का और मोलिकुलर मास ऑफ गैस का क्या रिलेशन होता है ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। वेपर डेंसिटी वाला मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको एक बार देख लीजिए, यहाँ पर इसी सीरीज का है। तो वहां पर मैंने बताया था मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो जो आपको वेपर डेंसिटी देगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और आपका आ जाएगा मोलिकुलर मास, और इस मास को फिर यहाँ रख देना ऊपर में, इंपेरिकल तो आप निकाल ही लोगे, ऐसा करके फिर से आ जाएगा एन की वैल्यू और फिर रख के उसको अपन निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फटाफट इसको नोट करिए। इसके बाद मैं इससे भी ज्यादा अच्छा एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा इसके बाद, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फटाफट लिखिए इसको। तो बच्चों अब ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें मैंने पूरे क्वेश्चंस को नहीं लिखा, मैंने इसमें मेन टर्म्स को लिख दिया जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस बन जाएंगे हमारे, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। कुछ इसमें नई चीजें भी मिलेंगी आपको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ कार्बन 57.8, हाइड्रोजन का दिया है 3.6%। लेकिन या तो ऑक्सीजन की बात करेगा नहीं क्वेश्चन में, और या फिर करेगा अगर तो एट रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन बोलेगा, ये वर्ड बोलेगा, ठीक है। तो अगर मान के चलो किसी क्वेश्चन में हम लोग को जो भी परसेंटेज देगा, अगर इन परसेंटेज को ऐड करने पर 100 नहीं आता, क्योंकि बेटा परसेंटेज किस में आता है, हमेशा 100 में आता है ना। तो अगर परसेंटेज 100 में आता है और यहाँ पर परसेंटेज आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई चीज मिसिंग है। तो वो मिसिंग क्या होगी, याद रखना, ऑक्सीजन। अब चलो ये तो मालूम चल गया कि ऑक्सीजन वो मिसिंग है, लेकिन अब ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो सिंपल रहता है, इसको आप ऐड करो, दोनों को ऐड कर दो और 100 से माइनस कर देना, जो आएगा वही आपका क्या होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ इसको दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करके मैंने इसको 100 से माइनस किया तो मेरा आया 38.6। ये आप आराम से इसको कर लेना, ठीक है। पर क्वेश्चन में याद रखना, कई बार ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं देगा, कई बार तो ऑक्सीजन का जिक्र ही नहीं करेगा, तो कुछ नहीं रहेगा थर्ड आइटम, तो क्या रहेगा अपना ऑक्सीजन रहेगा। और परसेंटेज कैसे निकालना है बता दिया, ऐड करके 100 से माइनस कर देना। चलिए तो देखो बाकी तो सब वैसे ही है भाई, कोई नया चीज इसमें है नहीं। एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गए, 3 चीज, परसेंटेज तीनों का, एटॉमिक मास तीनों का, मोल ऑफ एटम पता कैसे निकालते हैं, इसके एटॉमिक मास को परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, 57.8 को इससे तो 4.82 आ गया, यहाँ से डिवाइड किया तो 3.6 आ गया, 38.6 को हमने डिवाइड किया तो आया 2.41 आया। ये आपको आना चाहिए कैलकुलेशन, सिंपल डिवाइड करना है, कुछ नहीं इसमें। अब रेशियो बताओ, रेशियो के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो सबसे कम होगा, वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी उससे हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। तो बड़ा इजी है, देखो क्या करेंगे, 2.41, सबसे बताओ छोटा क्या है इसमें से, 2.41। तो 2.41 को पहले इससे डिवाइड कर दो, फिर इससे डिवाइड कर दो, फिर इससे डिवाइड कर दो। इससे करोगे तो 2 आएगा, इससे करेंगे तो 1.49 आएगा, और इससे करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। अब सिंपलेस्ट होल नंबर बताया था मैंने आपको कि देखो ये होल नंबर में है, ये होल नंबर है, बट ये होल नंबर में नहीं है, ये जो है अपना होल नंबर में नहीं है, ये 1.49 अप्रॉक्स ये 1.5 समथिंग है ना। तो हम क्या करेंगे, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये होल नंबर में बदल जाए। तो 1 से करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वो तो वही आ जाएगा। 2 से करते हैं, अब 2 से इसको करेंगे तो 2 से इनको भी करना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको बताया था कि भले ये होल नंबर ऑलरेडी है ना, लेकिन जब हम एक को मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे को भी करना पड़ता है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका 4, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2, बस काम खत्म है। यहाँ से कार्बन के सामने 4, हाइड्रोजन के लिए 3 और ऑक्सीजन के लिए 2। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, C4H3O2। अब यहीं से निकलेगा इसका इंपेरिकल मास। क्या करेंगे, सबके मास को जोड़ देंगे, ऐड करो, 4 × 12 होता है एक का, 3 × 1 होता है एक का, 2 × 16 होता है एक का, सबको ऐड करेंगे तो आ गया आपका 83। अब बात है मॉलिक्यूलर मास का। क्वेश्चन में देखो आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, मैं वही बात कर रहा था कि कई बार क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ तो दिया है। यहाँ पर देखो वेपर डेंसिटी दिया है ना। अब इस वेपर डेंसिटी का यूज करके हम निकाल लेंगे क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो देखो क्या किया हमने, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी, 2 × 83 कितना आया बताओ, 166, ये इसका आया मॉलिक्यूलर मास। अब इसको रख दो ऊपर में, और 83 तो ये आया ही था इसका क्या, इंपेरिकल मास। इसको डिवाइड कर दी, कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस 2 को हमने क्या माना, n मान लिया, वही n की वैल्यू है, और मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए n से मल्टीप्लाई कर दिया इंपेरिकल फार्मूले को, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये आपका आंसर। यानी इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वो आएगा C8H6O4, और इंपेरिकल क्या आएगा बताओ, इसका सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर
तो सिंपलेस्ट क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो C4H3O2 सिंपल। तो ये आपको आया होगा समझ में। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, और फटाफट पहले तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट नोट करिए। तो बच्चों अब इंपेरिकल फार्मूला का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आई होप कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे से इत्मीनान से देखिए, कॉपी पेन निकाल करके बैठिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए 1.15 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ZnSO4। देखो एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, एनहाइड्रस का मतलब होता है एकदम सूखा पाउडर की तरह, जिसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी ना हो, वो होता है एनहाइड्रस। और हाइड्रेटेड मतलब होता है जिसमें पानी हो। देखिए जैसे मान लो ZnSO4 है, ये क्या है, ये है अभी एनहाइड्रस है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। और हाइड्रेटेड का मतलब है ZnSO4.XH2O, ये है क्या, हाइड्रेटेड, क्या हाइड्रेटेड ZnSO4 या हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब हमको इस क्वेश्चन में ना, अगर मैं आपको बात करूं डायरेक्ट सा, तो हमको ये x चाहिए, ये वास्तविकता में क्वेश्चन में क्या बोला है, x निकालना है कि कितने पानी होंगे। देखिए बोला गया है, समझो पहले इसको। बोल रहा है 1.615 ग्राम एनहाइड्रस ZnSO4 वाज लेफ्ट इन मॉइस्ट एयर। मतलब हमने क्या किया, उसको इतने ग्राम एनहाइड्रस ZnSO4 को मॉइस्ट एयर में छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। अब क्या होगा, आसपास में मॉइस्चर है, तो वो जो एनहाइड्रस ZnSO4 होगा क्या करेगा, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को लेगा ना वो, तो पानी एब्जॉर्ब कर लिया। कितने दिन के लिए छोड़ा, आफ्टर फ्यू डेज के लिए छोड़ दिया। इट वेट वाज फाउंड टू बी 2.875, मतलब इतना हमने छोड़ा था, और अब जब उसका वेट हमने देखा तो 2.875 ग्राम आया उसका वेट। मतलब क्या, वेट बढ़ गया ना। आप सोचो वेट क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि पानी क्या किया, उसने ले लिया होगा, पानी आसपास से पानी ले लिया होगा। ठीक, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। वही मैं बोला, हाइड्रेटेड मतलब कि इस टाइप का, जब पानी ले लेगा तो इसमें पानी ऐड हो गया, तो पानी कितना ऐड हुआ ये पूछ रहे हैं हमसे, क्योंकि पानी ऐड हुआ मतलब इसको ऐसे लिखना है, बट कितना लिखोगे यहाँ पर, सवाल यही है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनहाइड्रस ZnSO4 कितना है बताओ। देखो 65 इसका हो गया, जिंक का 65.5, 32 हो गया किसका, सल्फर का, और ऑक्सीजन का हो गया अपना 4 × 16, तो 161.5। ये आया है किसका, ZnSO4 का मास। अब 1.615 ग्राम एनहाइड्रस ZnSO4 ने मॉइस्ट एयर से रिएक्ट किया, जिससे उसका वेट कितना हो गया, 2.875 हो गया। एकदम सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, एकदम सिंपल वर्ड। अब देखो इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है अमाउंट ऑफ मॉइस्ट एयर या H2O, डायरेक्ट बात कर लिए तो H2O रिएक्ट टू सॉल्ट, कितना रिएक्ट किया, तो सिंपल सी बात है, देखो कितना हुआ होगा, बाद में कितना हुआ और पहले कितना था उसको माइनस कर देंगे, तो जितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ पानी जो है वो यहाँ दिख गया, 1.260 ग्राम पानी ऐड हुआ। कितने में ऐड हुआ, 1.615 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ZnSO4 में ऐड हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा देखो, अब कंसेप्ट लगाएंगे हम सीधा सीधा स्टोइकियोमेट्रिक। देखिए 1.615 ग्राम ZnSO4 के लिए कितना पानी लगता है, 1.260 H2O लगता है ना। तो फिर 161.5 ग्राम यानी कि इतने के लिए कितना पानी लगेगा, क्योंकि हमको इस फॉर्मूले में हमको फिट कर रहे हैं ना अपना, भाई इस फॉर्मूले में फिट करना है हमको, इसके हिसाब से फिट करना है H2O, तो कितना पानी लगेगा, x पानी लगेगा। तो हमने यहाँ से क्या किया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ZnSO4 एक तरफ पानी और ये भी पानी, x ग्राम H2O लगेगा। तो x निकाल लिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से x कितना है देखो, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने आपको आना चाहिए। x के लिए कितने आई, 126 ग्राम ऑफ H2O, कितने के लिए, 161.5 ग्राम ZnSO4 के लिए। अब मेरे को क्या करना है, इसको मोल में कन्वर्ट करना है, मोल में। तो मोल कैसे निकालता हूं मैं, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो 126 अपॉन 18 तो कितना आएगा 7। तो आप क्या रखोगे, देखो ZnSO4.XH2O, तो जो सामने रहता है ना ये मोल को शो करता है, तो कितना 7, ये आपका इसका फॉर्मूला होगा। ठीक, तो ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला इसका ये हो गया। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से आप बहुत कुछ चीज सीखे भी होंगे, तो ये क्वेश्चन आप कर लो अच्छे से। तो बच्चों ये हमारा 4th क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं जितना भी आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूँ ना, अलग अलग वैरायटी का ला रहा हूँ ताकि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। इसमें क्या है देखो, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच कंटेन 20% कैल्शियम
80% ब्रोमीन, मॉलिक्यूलर वेट 200। देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपके पास समय कम रहेगा, क्योंकि ये एग्जाम ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस में आएंगे आपके पास। अब समय कम है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? सिंपल सा ट्रिक है, देखो सिखा रहा हूँ, सीखो इसको। देखो हमको क्या करना है, हमको ना यहाँ पर ना कैल्शियम का और ब्रोमीन का ना अगर हम मोल पता कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 1 मोल कैल्शियम है, 1 मोल ब्रोमीन है, 1 मोल कैल्शियम 2 मोल ब्रोमीन है, हाफ मोल कैल्शियम और 1 मोल क्या है ब्रोमीन, 2 मोल कैल्शियम 1 मोल ब्रोमीन। तो हमको मोल पता करना है कि कितने कितने मोल कैल्शियम के या ब्रोमीन के हैं। तो हम पहले बात करेंगे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, मास ऑफ कैल्शियम अपॉन में टोटल मास। ये मैंने आपको बताया था पहले भी। अब देखो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम आपको क्वेश्चन में दिया है, परसेंटेज 20% कैल्शियम, तो 20% कैल्शियम दे दिया। मास ऑफ कैल्शियम कितना है बताओ, x, ये पता करना है। टोटल मास आपको क्वेश्चन में दिया है ये 200 इंटू 100, ये निपट गया दोनों। कितना है बताओ, x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 40 आएगी, 40 आएगी ना, तो ये x आ गया आपका 40। x 40 का मतलब क्या है, कितने मोल, तो ग्राम आपका आ गया। अब मोल निकाल सकते हो आप आराम से, तो कैसे निकालोगे, W/m, यानी W का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 40 और m कितना होता है 40, यानी कि 1। ये आ गया क्लियर, यानी 1 मोल आपका कैल्शियम। अब बताओ 1 मोल कैल्शियम कहाँ कहाँ पर है, बी में है और सी में है, यानी आपका आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक, 50% बन गया। अब सेकंड स्टेप में ब्रोमीन का पता कर लो, सेम यही मेथड से। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन क्या करोगे, x मान लो इसको, परसेंट कितना बताओ ब्रोमीन का, कितना है 80%, 80, ठीक है। और यहां से कितना है ये 200 इंटू ये निपट गया, कितना बचा, x की वैल्यू कितनी आ गई 160। और वैसे भी 160 ही आती है यार, क्योंकि x 40% जब 40 कैल्शियम का आ गया तो 200 में से 40 को माइनस कर दोगे तो 160 तो आएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते थे और ये भी तरीका ठीक है। अब 160, अब 160 को आपको निकालना है कितने मोल आप बना सकते हो, तो n इज इक्वल टू W अपॉन में m। ब्रोमीन का आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट आपको आना चाहिए। तो इसका जो मास होता है वो होता है 35, ये नंबर 35 होता है, और मॉलिक्यूलर वेट लगभग इसका 79 पॉइंट कुछ समथिंग, तो हम 80 ऑलमोस्ट लेके चलेंगे। तो 160 अपॉन में 80 यानी कि 2 आ गया। अब बताओ 2 मोल ब्रोमीन और 1 मोल कैल्शियम कहाँ पर है, ये देखो दिख रहा है, बी ऑप्शन, ये आपका आंसर आएगा। यहाँ से सिंपल है, इजी है एकदम। चलिए ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, इसको आपको खुद से बनाना है। ये आपको बनेगा इंपेरिकल फॉर्मूले से। ये स्टेट बोर्ड के एग्जाम में और सीबीएसई के एग्जाम में क्लास 11th में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से बनाना है। और एम्स 2016 में एक सवाल आया था ये वाला, यहाँ पर देखो रेस्ट ऑफ कार्बन दिया गया है। मैंने रेस्ट ऑफ कार्बन आपको इसी लेक्चर में बताया था क्या होता है। इनको ऐड कर देना, जो बचेगा वो यहाँ पर मास 100 से माइनस करके यहाँ मास रखना, और किसका होगा वो कार्बन का होगा। और आपको ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि हर एक का एक एक बार परसेंटेज निकाल लो तो भी आपका आंसर आएगा, या तो फिर वही बताया जो आपको परसेंटेज कंपोजिशन, इस तरीके से भी आप उसको निकाल सकते हो। तो चलिए इन दोनों के आंसर अगर आपके आ जाएं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा आंसर आ गया है, और नहीं आया है तो भी बताइए, फिर मैं इसको किसी लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। तब तक पढ़ाई करते रहिए, और चैनल को अगर आप अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक टाइम से पहुंचते रहें। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।